सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है भूगोल, उत्पत्ति और विकास। ये विश्व भूगोल का सबसे प्रथम चैप्टर आता है। इसके बारे में और सभी चैप्टर पढ़ने से पहले इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से भी प्रश्न आते हैं कि ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे बेसिक चैप्टर होता है। तो हमें इसमें जानना ये है कि भूगोल की बेसिक जानकारी, जैसे कि भूगोल क्या है, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और भूगोल की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कितने सारे दार्शनिक इसमें हुए हैं, किनका विचार क्या है, ठीक है, और इनके जनक, इनके कई सारे क्षेत्र हैं, तो उन सभी के जनकों के बारे में जानना है। तो इससे प्रश्न आपको किस तरीके से आएंगे पहले वो जान लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये दिए गए विचार किस दार्शनिक के हैं। दूसरा दिया रहेगा जैसे भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, उसी तरह विभिन्न शाखाओं का जनक कौन कौन से व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ते हुए मालूम चलेंगी। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आप इसको काफ़ी गौर से पढ़िएगा। तो चूँकि आज से सेशन शुरू हो रहा है, आपका लगभग सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी ये साबित होने वाला है। तो यहाँ मैं कोई भी एक टॉपिक ना छोड़ूं, इसलिए मेरे सामने बुक भी पड़े हुए हैं, तो मैं दोनों का सहारा लेके आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ ना छूटे इसका मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल को जब हम देखेंगे तो आपने जैसे देखा कि ये ज्योग्राफी शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें दो शब्द हैं, जियो, ठीक है ना, और ग्राफी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ये ग्राफी का मतलब होता है, अगर कहें तो इसका मतलब होता है वर्णन, ठीक। अर्थात ज्योग्राफी ये दोनों शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो इसमें हम किसके वर्णन के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के वर्णन के बारे में। तब पृथ्वी के वर्णन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बात आती है मानव के संदर्भ में। मतलब मानव जब जीवन यापन यहाँ पे कर रहा है, इस पृथ्वी पे कर रहा है, तो मानव के संदर्भ में जब हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की व्याख्या करते हैं, तब वह चीज़ें भूगोल में आती हैं, ठीक। इसके लिए हम एक और शब्द का प्रयोग करें तो यही होगा कि भूगोल विस्तृत पैमाने पर भौतिक और मानवीय तथ्यों का अंतर्क्रिया है, और इससे उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन ही हमारा भूगोल है, ठीक है। भूगोल ये भी बताता है कि कौन सी चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, मानवीय और प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव इन सबों से किस प्रकार हुआ। तो ये सारी चीज़ें भूगोल के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें तो भूगोलवेताओं ने भूगोल का वर्णन व्याख्या करते जब भी व्याख्या किए हैं तो इसको एक विश्लेषणात्मक रूप में भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें एक बात आता है, आप जब देखेंगे कि ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी के साथ तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। जियोलॉजिया, ठीक है, एक आता है शब्द जियोलॉजिया, दूसरा शब्द आता है मैट्रिया और इट्स, मैट्रिया और इट्स, ठीक है ना। आप जब इनसे देखेंगे तो जियो से तीन शब्द मिलके बनता है जियोलॉजिया। तो ये जियोलॉजिया जो होता है ये आपका पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। जियो से लॉजिया मिलके बनता है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए ये तीन शब्द आते हैं, ठीक है ना। मतलब जियो और लॉजिया मिलके एक शब्द तैयार होता है जियोलॉजिया, जो कि पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। और एक और शब्द आता है जियोमेट्रिया। तो जियोमेट्रिया जो होता है ये पृथ्वी के मापन से होता है, पृथ्वी के मापन, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह जियोइड्स, ठीक है ना, जियोइड्स जो है पृथ्वी के आकार से संबंधित है। क्या है, पृथ्वी के आकार, ठीक है ना। तो पृथ्वी के आकार का अनुरूप जो है ये होता है जियोइड्स।
तो अब जो बात आती है इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे, तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजिया। पृथ्वी के मापन को क्या कहते हैं, जियोमेट्रिया। और पृथ्वी के आकार को, मतलब पृथ्वी के आकार से संबंधित कोई अगर जानकारी है तो उसको क्या बोलते हैं, जियोइड्स। ठीक है ना। तो अब बात आती है, चूँकि हम सभी इतनी भी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वहाँ जो है फैक्ट को जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। तो बात आती है कि भूगोल का जनक कौन है। ठीक है ना। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है ना। भूगोल शब्द की जब बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है इस शब्द का कौन किया था, इरेटोस्थनीज ने। बात समझे। तो इन्हीं को ही, ठीक है, इन्हीं को ही भूगोल का पिता के रूप में जाना जाता है। भूगोल का पिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन भूगोल का जनक के रूप में नहीं जाना जाता है। पिता कह सकते हैं इरेटोस्थनीज को, लेकिन इसको हम उसका जनक नहीं मान सकते, नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो अब आता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, ठीक है ना। भूगोल का पिता किसको कहा जाएगा, इरेटोस्थनीज को। ठीक है ना। तो बात आती है भूगोल का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। पिता किसको कहा जाएगा, इरेटोस्थनीज को। लेकिन जब बात आएगी, ठीक है ना, जनक का, तो जनक हम बोलते हैं हिकैटियस को। किसको बोलते हैं, हिकैटियस को। ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। और हिकैटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान भी इन्होंने दिया था। बात समझ में आ गया। क्या कहा जाता है, हिकैटियस को भूगोल का जनक, और इसने पूरी पृथ्वी को ये बताया था कि स्थल भाग सागरों से घिरा हुआ है। सर्वप्रथम इसी ने बताया था कि जितने भी स्थल भाग हैं वह सभी के सभी सागरों से घिरा हुआ है। और सही बात है, पृथ्वी के 4 हिस्सों में एक हिस्सा ही हमारा 29% स्थल है, और ये 29% जो है 71% आपके सागरों से घिरा हुआ है। मतलब ये कहीं नहीं है कि कोई ये एक लगातार पूरा सर्कल ऐसे बनाए, ठीक है ना, मतलब ऐसे सर्कल बनाए और ये पूरा स्थल ही हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये आपका स्थल है तो चारों तरफ से ये आपको सागरों से घिरा है। यहाँ पे स्थल है किसी भी आकार का, तो ये सागर चारों ओर सागरों से घिरा हुआ है। तो इन्होंने यही बताया कि हिकैटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना है तथा 2 महादेशों का ज्ञान भी इन्होंने दिया था। अगर बात की जाए आधुनिक भूगोल की जनक का, ठीक है ना, तो एक नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है ना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक, क्या, आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। देखिए अब जनक दो बातें आ गई, एक भूगोल का जनक तो आप इसे हिकैटियस को मानेंगे, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है वो आधुनिक भूगोल का जनक है। इसे काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार एक और से रिपीट करते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, किससे हुई है, ज्योग्राफी। ठीक है ना। इसमें 2 शब्द मिलकर बना है जियो और ग्राफी, इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन से संबंधित है। और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इरेटोस्थनीज को। इन्हीं को ही भूगोल का पिता माना जाता है, लेकिन जनक नहीं माना जाता। जनक कौन है, जनक हिकैटियस है। लेकिन जब बात आती है आधुनिक भूगोल की, तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। एक और याद रखेंगे, पृथ्वी का अध्ययन को क्या बोलेंगे, जियोलॉजिया। पृथ्वी के मापन को क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिया। और पृथ्वी के आकार का अनुरूप, यहाँ पर अनुरूप लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे जियोआइड्स। क्या, जियोआइड्स। तो चलिए अब भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी है। जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको परिभाषाएं दी रहती है और बोला जाता है, उसमें दिया रहता है कि ये किसके कथन है, किसकी परिभाषा दी हुई है। तो मेरी बातों को कुछ गौर से सुनिएगा, मैं उसको लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो एक नाम आता है स्ट्रैबो, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रैबो, ठीक है ना। आइए इनके बारे में बात किया जाए, इन्होंने क्या कहा था।
स्ट्रैबो ने कहा था, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। सही बात बोला है। भूगोल क्या है? जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्ट्रैबो की बातों से एकदम सहमत हैं हम लोग कि जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या मिलता है। जब हम भूगोल को उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस पूरे विश्व का हमको अध्ययन करना रहता है, विश्व के अंदर जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है ना, पठार है, समतल मैदान है ना, इन सभी का ज्ञान हमको मिलता है। उसके बाद से जितने भी जलीय आकृतियाँ हैं, जलीय आकृति मतलब हमको क्या पढ़ना रहता है? सागर, महासागर, समुद्र, ठीक है, नदियाँ, और इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे इनकी अपर्दन क्रियाएँ, ठीक है ना, इनके निक्षेप, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। फिर उसके बाद से हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ की जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतुओं का जो है हम उस हिस्से को नहीं पढ़ते हैं जो कि उसका बायोलॉजी से संबंधित होता है, हम उस हिस्से को पढ़ते हैं जहाँ उनका निवास होता है, उनका प्राकृतिक निवास होता है। प्राकृतिक निवास के आधार पर कहाँ कहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर उसके पास से हम यहाँ की वनस्पतियाँ पढ़ते ही हैं, फलों को भी जानते हैं, और भूधरातल मतलब वही भूमि के अंदर इस धरातल पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो हम अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रैबो ने इसी को बताया कि भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जहाँ हम मतलब इन सभी की क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब देखिए, चूंकि स्ट्रैबो ने इस डिफिनीशन को पूरी की पूरी जो है एक विस्तृत रूप में दिया है, तो याद हम कैसे रखेंगे? तो नाम छोटा है स्ट्रैबो, लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा किया है, इन्होंने परिभाषा बहुत बड़ा दिया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि भूगोल में हम जो पढ़ते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उनका अगर पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, पूरा का पूरा डिटेल दिया था कि भूगोल में ये पढ़ते हैं, तो वो किसके बारे में याद रखेंगे? स्ट्रैबो के बारे में, ठीक है ना। एक नाम आता है टॉलेमी, ठीक है ना, एक नाम आता है टॉलेमी। चलिए हम टॉलेमी को समझते हैं कि टॉलेमी ने क्या बताया था भूगोल के विषय में। तो टॉलेमी ने कहा, भूगोल पृथ्वी की झलक का स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ठीक है। देखिए इन्होंने बहुत एक जो है अमूर्त रूप से इन्होंने बताया है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। बिल्कुल इन्होंने कहा है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की झलक जब हम स्वर्ग में देखते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की झलक जब हम स्वर्ग में देखते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो क्या दिखता है? बादल, पृथ्वी का स्थलीय हिस्सा, पहाड़ के अंश दिखते हैं। उसके बाद से आपको स्थलाकृति, जलीय आकृति, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने समझाया, लेकिन इनको समझाने का भी कुछ जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये किस संदर्भ में है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो याद रखेंगे कि अगर याद कैसे हम रखेंगे कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला, तब पृथ्वी और स्वर्ग की जहाँ पे बात आएगी तो याद रखेंगे कि इन्होंने जो है टॉलेमी ने कहा था पृथ्वी और स्वर्ग की बात, ठीक है ना। भूगोल के संदर्भ में पृथ्वी और स्वर्ग की बात जो कही थी वो किसने कहा था? टॉलेमी ने। एक और नाम आता है रिचर्ड हार्टसॉन, याद रखेंगे रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है ना, रिचर्ड हार्टसॉन, याद नाम रखेंगे रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है ना, रिचर्ड हार्टसॉन। इन्होंने बताया था कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता या भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने, रिचर्ड हार्टसॉन ने सही बात बोला था कि भूगोल जो है का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं, मानते हैं भारत का ही भूगोल पढ़ते हैं, तो भारत के भूगोल में क्या ये चीज़ें नहीं आती? बिल्कुल आती है। जब हम पढ़ते हैं तो धरातल की प्रादेशिक हम लगते हैं जो है, इसको हम बोल सकते हैं इसका राजनीतिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं राजनीतिक भूगोल के बारे में। जब हम बिहार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसी तरह तमाम जो राज्य हैं, ठीक है ना,
इन सबों की बात करते हैं तो ये किसके अंश हैं? हमारी इस भूगोल के ही तो अंश हैं। और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कई सारी भिन्नताएं हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या है? भूगोल ही तो है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि भूगोल की शाखाएं बटी हैं। इन्होंने जो जो चीज़ें बातें कही, ये सभी एक ही भूगोल में नहीं पढ़ी जाती, भूगोल के अन्य अन्य शाखाओं में पढ़ी जाती है। तो इन्होंने, रिचर्ड हॉडसन ने जो कहा, ये चीज़ें जो है राजनीतिक भूगोल की बातें हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रमुख नाम थे, ठीक है ना, जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक, कैसे याद रखेंगे? तो जब हम स्ट्रैबो की बात याद रखना होगा तो स्ट्रैबो ने पूरी डिटेल परिभाषा दी थी कि हम धरातल की बात करते हैं, पर्वत पहाड़ की बात करते हैं, सागर महासागरों की बात करते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों की जब बात करेंगे तो स्ट्रैबो की है। और पृथ्वी स्वर्ग की बात की जाए तो आपका हो जाएगा टॉलेमी का। और हॉडसन की जब बात आएगी तो इन्होंने क्षेत्रीय, ठीक है ना, भिन्नता की बात की है और प्रादेशिक भिन्नता की बात की है। तो ये 4 चीज़ें हम याद रखेंगे, हॉडसन के थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भूगोल का विकास। ठीक है ना, ये तो उत्पत्ति का कुछ बातें हो गई और इसके भी कई सारे अभी डिटेल है जो आपको समझना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। ठीक है ना, हम इसको कुछ थोड़ा थोड़ा लेके समझ रहे हैं, मात्रात्मक इसमें कुछ चीज़ें जान रहे हैं। जब आएगी डिटेल जानकारी तो हम आपको देंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, तो भूगोल शब्द के विकास या भूगोल विषय के विकास के क्रम में हम देखते हैं, ठीक है ना, कि हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। मतलब देखिए, हम अब क्या बताना चाह रहे हैं, भूगोल की कितनी सारी शाखाएं बटी, इसके पीछे कुछ तो पृष्ठभूमि होना चाहिए, क्यों भूगोल इतना बढ़ता गया। तो जितने भी ये दार्शनिक हुए, जितने भी ये भूगोलवेत्ता हुए, तो इन्होंने देखा ये कि हम भूगोल के अंदर अगर बात छोड़ दें सिर्फ भूगोल की, तो हमारे इस पृथ्वी पर कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने कुछ भूगोलवेत्ताओं ने जब अध्ययन करना शुरू किया तो एक विशेष क्षेत्र का जब अध्ययन शुरू किया तो देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिससे बांटना संभव ही था, मतलब बांटना जरूरी ही था। तो उसी के क्रम में हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। ठीक है ना, हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, तो भी क्या है, भूगोल का ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। तो एक यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है ना, कि पर्यावरण ये एक अलग चैप्टर, एक अलग विषय हो जाता है, एक अलग भाग हो जाता है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारणों के प्रभाव का वर्णन किया है। मतलब राज्यों के गठन के भौतिक कारणों। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफिक से संबंधित ये हो गया। तो याद रखेंगे क्या, हिप्पोक्रेटस ने क्या बताया, हिप्पोक्रेटस ने पर्यावरण के प्रभाव, मनुष्य के पर्यावरण के प्रभाव को बताया था। और उसके बाद से जो था अरस्तु ने पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स उनकी पुस्तकें थी, उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन पे क्या होता है, उनके जो है भौतिक प्रभाव होते हैं। ठीक है ना, कोई भी देश अपने एक भौतिक प्रभाव के वजह से वो अलग होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें उन्होंने बताया था। तो कुछ यही चीज़ें हैं। चलिए अब समझते हैं क्या कि भूगोल की शाखा कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसको मिटा के भूगोल की शाखाओं के बारे में समझा जाए। तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको इसको समझेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है भूगोल की कुछ शाखाएं जिसके अंदर हम पूरे भूगोल को पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ समझते हैं कि भूगोल की जब शाखाओं की बात आती है तो इसको 2 तरीके से हमने बांटा है। एक है क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को बाद में समझेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्रमबद्ध उपगमन क्या है, प्रादेशिक उपगमन क्या है। तो जब हम भूगोल की शाखाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले भूगोल को 4 हिस्सों में हम बांटते हैं। पहला है कि हम भौतिक भूगोल को पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग भूगोल का जब आप पीजी करेंगे, ठीक है ना, भूगोल की जब पीएचडी करेंगे तो उस में जब ये जाएगी बढ़ते
ठीक है ना, कि आप कौन सी भूगोल पढ़ रहे हैं। या चाहे जब आप पीजी की क्लास करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको दिया रहता है भौतिक भूगोल का एक अलग बुक, और सिद्धांत और दार्शनिक, ये दर्शन शास्त्र का भूगोल अलग होता है, विधि एवं तकनीक भूगोल अलग होता है, मानव भूगोल अलग होता है। हालांकि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल आपको 12th क्लास से ही मिलते रहते हैं, तो इनके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ होंगी, ठीक है ना। लेकिन सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, विधि और तकनीक, ठीक है ना, ये आपको उच्च क्लासों में पीजी वगैरह में ये आपको मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे जीवन में, हमारे इस पाठ्यक्रम में, या हमारे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए होता है, वो सबसे अधिक होता है आवश्यक भौतिक भूगोल की जानकारी, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो 11th लेवल की जो NCERT बुक है, आप उससे काफ़ी इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब उसको विस्तृत रूप से भी ना दिया गया है, आप उसको भी पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भौतिक भूगोल में हम भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान, अर्थात बात आती है कि भौतिक भूगोल में हम भू आकृतियों के बारे में बात करते हैं। भू आकृति मतलब आपका हो गया पर्वत, पहाड़, ठीक है ना। उसके बाद से आपका जलवायु विज्ञान में, जलवायु तो आप समझ रहे हैं ना, मौसम के बारे में पढ़ना, जल के बारे में पढ़ना। अब जल के अंदर जो जो चीज़ें हैं, महासागरें हैं, महासागर से अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु सब इसी में आएंगे, ठीक है ना। और मृदा मतलब मिट्टी के बारे में पढ़ना इसी में रहता है। मिट्टी, भू आकृति, जल और जलवायु, ये सारी चीज़ें भौतिक भूगोल में आती हैं, ठीक है। और सिद्धांत और दर्शन की बात की जाती है तो भूगोल से संबंधित जो भी चिंतन है, मानव की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थितिकी है, तो अगर इन सबों का अध्ययन होता है तो हम सिद्धांत या उसके दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, भूगोल के दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक जो है, एक आता है विधि एवं तकनीक, ठीक है ना। तो इसमें क्या जानना रहता है कि तकनीक, इस भूगोल को एक ऐसे हिस्से में बांटा गया है जहाँ पे इसका टेक्निकल क्षेत्र आता है, जहाँ पे हम मानचित्र कला का अध्ययन करते हैं, मात्रात्मक तकनीकों का अध्ययन करते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की विधियों का अध्ययन करते हैं, और उसी के साथ साथ भू सूचना। देखिए, हम आज कितने भी सारे मैप वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जो है हर जानकारी प्राप्त कर लेने अपने एक छोटी सी मैप के द्वारा, ठीक है ना। तो जियो मैप के द्वारा ये सब चीज़ कर ले रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आ रही है? सब इसी का है, तो है इसी का देन है, जहाँ पे हम GIS, GPS, LIS का तकनीक को विकसित करके अपनी भू सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सभी जो है भूगोल का ही क्षेत्र है, भले ही इसमें टेक्निकल है, इसमें कुछ विज्ञान आता है, ठीक है ना, लेकिन ये सब इसी का हिस्सा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, आपने ये भी देखा, तरह तरह के सर्वेक्षण होते रहते हैं, ठीक है ना, तो इसी का है मात्रात्मक तकनीक, ये मानचित्र कला। इसके बाद से जब आता है मानव भूगोल के बारे में, तो मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या रही है, किन सालों में, किन वर्षों में, किन युगों में क्या क्या रहा है। जब हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इन सबों में और आधुनिक में, मध्य में जो सांस्कृतिक विशेषताएं रही है, सामाजिक स्थितियां रही है, ये कैसे विकसित हुई हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद से भौगोलिक, ऐतिहासिक, मानव के इतिहास के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इतिहास तो पढ़ते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इतिहास में कुछ ये भूगोल का हिस्सा भी रहता है। जनसंख्या एवं बस्ती इसी का हिस्सा है। और उसके बाद से इसका राजनीतिक भी पढ़ते हैं और इसका आर्थिक। और जब बात आती है आर्थिक के बारे में, तो आर्थिक के बारे में भूगोल में क्या क्या चीज़ पढ़ी जाती है? जितनी कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, व्यापार एवं परिवहन है, और संरचनाएं हैं, सेवाएं हैं, सब इसी में आता है। यह है आर्थिक भूगोल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब भूगोल पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं मानव ये भूगोल का ही क्षेत्र है, मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है, समझ गए। अब जब बात आती है एक और चीज़, ठीक है ना, कि ये भौतिक और मानव, ठीक है ना, ये भौतिक भूगोल और ये मानव भूगोल, इन दोनों के सम्मिलित रूप से एक और चीज़ें बनकर आती है जो हम अध्ययन करते हैं, वह है परिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है ना। परिस्थितिकी भूगोल बोल सकते हैं, जहाँ पे इकोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से पर्यावरण इसी में पढ़ा जाता है,
ये भौतिक और मानव दोनों का सम्मिलित रूप इसमें पाया जाता है परिस्थितिकी, जहाँ दोनों का प्रभाव होता है। तो हम परिस्थितिकी पढ़ते हैं, पादप पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं और प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम इसका साइंस वाला हिस्सा नहीं पढ़ते हैं, हम इसका भूगोल वाला हिस्सा पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर क्षेत्रीय उपगमन के आधार पर बात की जाए तो हम प्रादेशिक क्षेत्रीय के बारे में बात करते हैं, प्रादेशिक विकास के बारे में बात करते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण के बारे में बात करते हैं और प्रादेशिक योजनाओं की बात करते हैं, जहां योजनाओं में देश की ग्रामीण योजनाएं आती है और शहरी योजनाएं आती हैं, ठीक है। अगर आपसे अब मैं ये पूछूं कि बताइए कि आप क्या समझे कि भूगोल क्या है, आपके लिए, आपको परिभाषा नहीं देना है, मैं पूछ रहा हूं कि अब बताइए आप भूगोल क्या है? तो आप देख रहे हैं कि भूगोल ये सारी चीजों के मिलने से बना है। इसका मतलब जब हम बात कर रहे थे स्ट्रैबो की, तो स्ट्रैबो की क्या डिफिनीशन इसमें से पूरी थी? नहीं, स्ट्रैबो ने सबको नहीं बताया, थोड़ी सी उसमें चर्चा की कि ये चीजें हैं भूगोल के अंदर है ना। लेकिन जब हम जानते हैं कि ये सारी चीजें मिलने से ही एक भूगोल का मेन जड़ तैयार हो रहा है, ठीक है ना। और ये सारी उसकी टहनियाँ हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं, जो हमको सबको क्या करना है, जानकारी रखना है। तो आपको अगर भूगोल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, भूगोल आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं, तो आप इतना याद रखिए कि इन सारी चीज़ों को जानना आपके लिए आवश्यक है। जब आप ये पूरी टॉपिक आप क्लियर करेंगे, तब आपके लिए भूगोल जो है पूरी तरीके से मतलब समझेंगे कि भूगोल हमने उस सिलेबस को पूरा किया है, ये सारी चीज़ें। तो भूगोल की बहुत एक विस्तृत मतलब संरचना है। इतना हम अगर पढ़ना शुरू करें तो शायद 2 साल में भी ना ख़त्म हो, ठीक है ना। तो हम अपने परीक्षा के हिसाब से इसको मुख्य बातों के साथ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो आप इसे चाहे तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पॉज कर दें। चलिए, तो चैप्टर में तो कुछ इतना ही था, लेकिन हम अब जानते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई जो कि आपको सिर्फ मतलब इस चैप्टर को जानकारी रखना था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को समझा जाए, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ कि एक प्रश्न पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, ठीक है ना, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं प्रश्न आई थी बीपीएससी की, ठीक है ना। एक और प्रश्न पूछा था कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मैंने दिया है, ये भी प्रश्न आया हुआ था बीपीएससी का। एक आया था कि संभाव्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है ना। तो हालांकि ये जो प्रश्न का मैं बता दे रहा हूँ कि संभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है, ठीक है ना, कि जब हम ये चैप्टर इसमें पढ़े ही नहीं है तो कैसे इसको हम ला दें, मतलब कैसे ये चीज़ आ गया। तो देखिए वहाँ से ये सारी निचोड़ आई है, ठीक है ना। ये सारी निचोड़ है कि कौन सा क्षेत्र किसका संबंधित है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जान लें। और इसके बाद बाकी जो बचे हैं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं, मैं आप चले जाइएगा कम्युनिटी पे, और कम्युनिटी पे मैं आपको प्रश्न दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको देख लेंगे। कम्युनिटी में प्रश्न जो है कल सुबह 7 बजे आप सबों को मिल जाएगा। आप 7 बजे जाकर लगभग 20 से 30 प्रश्न होंगे, उसको कर लेंगे। चलिए समझते हैं कि कौन रचना और इसके रचनाकार कौन है। एक जो है ये सारी भूगोल से संबंधित है, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब भूगोल के इसी चैप्टर से संबंधित है। तो भूगोल के संदर्भ में आर्यभट्टियम जिसको आप जानते हैं कि खगोल विज्ञान के ये जनक थे आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो आर्यभट्टियम किसने लिखा था? आर्यभट्ट ये नाम से ही पता चल जाता है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य ने लिखा था, जिसको भास्कर द्वितीय नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना।
सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? भास्कराचार्य, जिसको भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और एक और पुस्तक था इलियड एवं ओडिसी। तो इलियड एवं ओडिसी को होमर ने लिखा था। इलियड एवं ओडिसी को किसने लिखा था? होमर ने। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह ज्योग्राफिका किसकी लिखी हुई है? स्ट्रैबो की। किताब उल हिंद, जिसको भारत का भूगोल भी कहा जाता है, किताब उल हिंद जिसे भारत का भूगोल भी कहा जाता है, किसने लिखा था? अलबरूनी ने। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस, नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस किसकी लिखी हुई है? प्लिनी द एल्डर की। प्लिनी द एल्डर की लिखी हुई है नेचुरल हिस्ट्री। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने लिखा था। निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने लिखा था क्या? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, मतलब ज्योग्राफी के पीस की बात लिखी थी निकोलस जॉन स्पाइकर ने। एक आया था कॉस्मस किसने लिखा है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। कॉस्मस किसने लिखा है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। यही प्रश्न पूछा हुआ था बीपीएससी में, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है ना, ये तो बुक की संबंध होगी कि इन रचनाओं के रचनाकारी ये हैं, आप इसको पॉज करके लिख ले मिलेंगे। इसके बाद आती है कुछ शब्द जो है, जैसे मैंने बताया था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, भूगोल का जनक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित ये भी सारी चीज़ें हैं कि पैंजिया शब्द का प्रयोग भूगोल के संदर्भ में किसने किया था, मतलब भूगोल में पैंजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखेंगे वेगनर ने किया था। किसने किया था? वेगनर ने। इसके बाद से भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखेंगे डेविस ने, ठीक है ना। किसने? डेविस ने। इसके बाद आता है भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन, ठीक है ना। तो भू संतुलन की जब बात आएगी तो लिखेंगे, ठीक है ना, क्लैरेंस, ठीक है ना, क्लैरेंस डटन ने भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद से आधार तल की संरचना, आधार तल की संकल्पना किसने की थी? आधार तल की संकल्पना किसने की थी, तो याद रखेंगे पावेल। किसने? पावेल, ठीक है ना। आधार तल की संकल्पना पावेल ने, पैंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने, भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने, भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्लैरेंस डटन ने, आधार तल की संकल्पना पावेल ने। अब आधुनिक भू विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक भू विज्ञान के पिता की जब बात आती है तो हम लिखते हैं जेम्स हटन, ठीक है ना, जेम्स हटन ने, ठीक है ना, यानी जेम्स हटन को आधुनिक भू विज्ञान का पिता माना जाता है। अब भूगोल के भूगर्भिक विज्ञान की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? भूगर्भिक समझते हैं ना, भूमि के जो गर्भ की बात आती है उसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, तो याद रखेंगे कास्ते द बफन, ठीक है ना। पृथ्वी के भूगर्भिक विज्ञान की जो व्याख्या थी सर्वप्रथम कास्ते द बफन ने किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट, ठीक है ना, अर्नेस्ट हटन ने किया था। यहाँ पे डटन है, यहाँ पे हटन है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हटन ने किया था। उसके बाद से सौरमंडल की संकल्पना किसने की थी? सबको पता होगा, कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस, ठीक है ना, कोपरनिकस ने की थी। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जितनी भी समताप रेखाएं होती हैं तो समताप रेखाओं का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो इसको भी हम्बोल्ट है, ठीक है ना। कौन? हम्बोल्ट, ठीक है ना। हमने बताया था ना कॉस्मस पुस्तक किसकी लिखी है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यही हम्बोल्ट है समताप रेखाओं का जन्मदाता। एक आता है हृदय स्थल का सिद्धांत किसने दिया था? इस सबको पढ़ेंगे हम बाद में। तो हृदय स्थल का सिद्धांत जो है याद रखेंगे एच मैनकिंडर, ठीक है ना, एच मैनकिंडर। तो इसको आप पॉज करके पहले आप उतार लें, ठीक है ना, मैं हट जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर से कुछ इतनी ही जानकारी है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है ब्रह्मांड और सौरमंडल, हम उसको इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आपको ये सभी चीज़ें बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारी चीज़ें आपको लाभकारी है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद करके रखेंगे और याद रखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा दिया है, जो भी जानकारी हमने दे दी है,
उन सभी का आप जाके यूट्यूब पे कम्युनिटी चेक करें। कम्युनिटी में हम इससे संबंधित जितनी भी, ठीक है ना, जितनी भी जानकारियाँ रहती है उसको प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने ला देते हैं ताकि आप उसको याद रखें। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ व्याख्या भी आपको मौजूद रहता है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो है मैं आपको डेट लिख दूंगा, ठीक है ना। तो 24, ठीक है ना, मैं वहाँ पर डेट दे दूंगा 24 फरवरी, ठीक है ना। तो आज कितना है, 22 या 23, ठीक है, आप उसको देख लेंगे। 24 फरवरी डेट से लिखा रहेगा, आप उसको देख करके सब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर ब्रह्मांड और सौरमंडल में। तब तक आप इसको नोट कर लें।